हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डिजायर। हम कर रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्लास 10th का चैप्टर है ये बायोलॉजी का। इसमें मैंने जो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मैं हेरिडिटी, और हमने स्टार्ट कर लिया था एवोल्यूशन। जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो हम कर रहे थे, जो स्पीसीएशन के बारे में हम बात कर रहे थे। स्पीसीएशन, पर्टिकुलर स्पीसीएशन के बारे में हमने समझा था कि जो न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन होता है पुरानी स्पीशी से। ठीक है। इसमें हमने क्या बात की थी कि किस तरह से जो नए स्पीशी का फॉर्मेशन हो रहा है। उसमें हमने देखा था जो की फैक्टर्स होते हैं जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में, एंड दैट आर लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। उसके बाद में हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में भी हमने पढ़ा कि किस तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट से मतलब जो नई स्पीशी का फॉर्मेशन होता है। मैं पे लिखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड पर्टिकुलर दिस इज फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन। और फिर हमने फाइनली बात की थी जो आइसोलेशन, या तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तब होता है जब पर्टिकुलर पूरी तरह से न्यू स्पीशी फॉर्म हो चुकी होती है। यहाँ तक हम पिछले हमारे वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, आज जो हम वीडियो बनाएंगे, आज हमारा सेशन हम डिस्कस करेंगे, वो हम बात करेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। इसके बाद में फिर हम इसमें ही बात कर लेंगे, इसके बाद में डिस्कस करेंगे हम जो एविडेंस होते हैं एवोल्यूशन के। यहाँ पे हम लिखेंगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के एविडेंस के हम बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम फॉसिल्स डिस्कस करेंगे, जो एज ऑफ फॉसिल्स हैं। फिर हम बात कर लेंगे एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जिस तरह से हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा था उसी तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, जिसमें कि हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो मैथ सेलेक्ट करता है कैरेक्टर्स को। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे, लास्ट में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ह्यूमन एवोल्यूशन का। let us start with this evolution and classification. हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है, डिस्कस करेंगे हम एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन को। जैसे कि हमने बात ऑलरेडी हम पढ़ चुके, एवोल्यूशन क्या था? इट इज एक्चुअली द ग्रेजुअल चेंज, सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज। ये क्या था? सीक्वेंस ऑफ, एक काम करते हैं, मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ। एवोल्यूशन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, जो धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो कई सालों बाद चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और एक नई स्पीशी ही फॉर्म कर लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल changes, okay, and it takes like millions of time. हम यहाँ बोल सकते हैं over millions of years to form new species, to form new species. एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ में हमने सारे जो 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं कि किस तरह से एवोल्यूशन कॉज हो सकता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज एक्चुअली ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग ग्रुप में रख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ
their similarities and dissimilarities. Similarities and dissimilarities. So पर्टिकुलर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर मान लीजिए हम दो ऑर्गेनिज्म को किसको डिस्कस कर रहे हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज है, तो अगर उनमें सिमिलैरिटीज है तो हम उनको एक साथ एक ग्रुप में रखेंगे। सपोज मान लीजिए एक ग्रुप है ए, तो हमने दो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा, उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज थी, तो हमने उन दोनों ऑर्गेनिजम्स को सपोज मान लीजिए इस ग्रुप में रखा। लेकिन कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म पढ़े, उनमें तो कुछ डिससिमिलैरिटीज थी, सो हमने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इस ग्रुप में रखा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप में रखा। सो इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सो अगर दो पर्टिकुलर स्पीशीज में या फिर दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में जो कुछ सिमिलरिटी ज्यादा है, कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं स्पीशीज की। तो अगर दो पर्टिकुलर स्पीशीज में सिमिलैरिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, लाइक दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो द more characteristics of two species have in common, characteristics two species have in common, that means the more closely related they are, related, ओके और अगर ज्यादा रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो कि उनका जो एंसेस्टर्स है वो भी कॉमन है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे, द मोर रिसेंटली दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स। ओके, द मोर recently they have common ancestors, they have common ancestors, ठीक है, तो उनके क्या है, एंसेस्टर कॉमन होंगे। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन को। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम पर्टिकुलर अलग अलग इंडिविजुअल्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को और स्पीशीज को। सो अगर दो इंडिविजुअल में ज्यादा सिमिलैरिटीज है मतलब वो एक स्पीशीज के हैं, और अगर दो स्पीशी में ज्यादा सिमिलैरिटीज है मतलब क्या है, वो दोनों स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हैं। Okay, so till now, like we have discussed about the evolution and the classification. अब क्लासिफिकेशन में हम आगे डिस्कस करेंगे जो एविडेंसेस हैं, ठीक है, एविडेंसेस कि किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं या स्पीशीज हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं या फिर उनके कॉमन एंसेस्टर हैं या नहीं है। सो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। So let us write over here, evidence of एवोल्यूशन, मतलब किसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ये, वो कौन से एविडेंसेस हैं जिनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो जैसे अर्थ के ऊपर हम जानते हैं बहुत स्पीशीज हैं, ठीक है, एनिमल्स की, प्लांट्स की। सो उनमें एक बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं जिसके कारण कि हम कह सकते हैं कि या फिर वही जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या स्पीशीज है क्लोज रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि
फॉसिल्स की स्टडी से भी हम बता सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलर इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। So, like there are many evidences which have been like categorized as. So let us write over here. जो जिन कैटेगरी के अंडर हम पढ़ेंगे इनको, so पहला हम देखेंगे morphological and anatomical evidences and anatomical एविडेंसेस। सो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम और भी देखेंगे कौन कौन से एविडेंसेस होते हैं। सो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस को पढ़ने के बाद में हम देखेंगे जो कि है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। और फाइनली फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल evidences. So let us write over here evidences. So let us start from the morphological and anatomical evidence. So particular morphological और जो anatomical evidences हैं, हम उनमें डिस्कस करेंगे जो particular organs हैं। ठीक है, organs होते हैं अलग अलग individuals, so उनको हम स्टडी करेंगे और साथ ही साथ में हम उनके जो ऑर्गन्स हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं और वो कितने क्लोजली रिलेटेड हैं, किस वजह से क्लोजली रिलेटेड है, हम ये सब पढ़ेंगे। So particular जो morphological and anatomical evidences है, like these evidences are based on the similarities and dissimilarities on their external and internal features, okay, of the different kind of organisms. So particular हमने जैसे एग्जाम्पल में ले लिया, हम कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, और पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के हम ऑर्गन्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं उनको सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बेसिस पे स्टडी करेंगे। सो पहला मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस में आता है होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, अब होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली, और अगर हम जो उनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की बात करें, सो उसमें तो सेम है लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द organs which perform वो organs जो कि परफॉर्म करते हैं डिफरेंट functions को, okay, in different species, in different species, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा सिमिलर है। सो मैं लिखेंगे बट दे हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है। और साथ ही साथ में क्या सिमिलर होगा, उनका जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, एंड सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, ओके। और ऐसे ही ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। सो अगर हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल से द 4 limbs ऑफ फ्रॉग और 4 limbs ऑफ लिजर्ड, 4 limbs ऑफ बर्ड और द 4 limbs ऑफ ह्यूमंस। सो इनमें हम देखेंगे कि इनके जो 4 limbs है उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन है वो कैसी है, सेम है, ठीक है, लेकिन ये सब ही अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो आइए हम नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिस तरह के 4 limbs ऑफ ह्यूमन है, 4 limbs ऑफ कैट, हॉर्स एंड बैट। सो इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है
ये क्या है इनका ह्यूमरस. Then the two bone first on the radius and the ulna. Then is the carpal, the metacarpal and the phalanges. So ऐसा ही बेसिक डिजाइन हमें इनमें देखने को मिलता है, लेकिन इनका जो फंक्शन है सब में ही अलग. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि although like they have basic similarities in the forelimbs, all animals they have basic similarities. देखिए डिजाइन में बेसिक सिमिलैरिटीज हैं इन द फोर limb. Okay, but like these different vertebrates, सभी vertebrates में, ये सारे vertebrates हैं, इनमें अलग अलग सॉरी सिमिलर डिजाइन है, लेकिन सबके फंक्शन अलग है. सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि इनके डिजाइन जो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, इसीलिए इनका जो एंसेस्टर है वो क्या है, कॉमन है. Okay, so here we can say that they have the basic similarities in their forelimb of these different vertebrates. Okay, that indicates ये indicate करता है that all these vertebrates have common ancestor, that all these vertebrates have common ancestor. So इनके जो ancestor है वो कैसे हैं, common है. Ancestry या फिर ancestry हम बोलेंगे. Okay, that is like they have evolved from a common ancestor. So हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो evolve हुए हैं एक ही ancestor से, common ancestor से. That's the meaning of this ancestry. Okay, that means they have evolved from a common ancestor, like who had like 5 digits or the pentadactyl limbs, and that is the basic plan of the forelimb. So यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, होमोलॉगस ऑर्गन में इंपॉर्टेंट चीज भी हमें याद रखनी है, वो क्या है कि फंक्शन डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है, फंक्शन इज डिफरेंट, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर. सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. ओके, अब हम इसके बाद आ जाएंगे जो कि हमारा नेक्स्ट है, एंड दैट इज द एनालॉगस ऑर्गन. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एनालॉगस. सो सेकेंड वन है, और ये हम बात कर रहे हैं किसमें, जो कि हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस. सो यहाँ पे हम बात करेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स की. ऑर्गन्स, ठीक है. अब ये एनालॉगस ऑर्गन्स होमोलॉगस का एकदम अपोजिट हो जाएगा. इसमें जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, बट उसके जो फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, सेम, सिमिलर. सो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से जिनकी ऑर्गन, ठीक है, उनका ऑर्गन जो बेसिक प्लान है, डिजाइन है, वो क्या है, डिफरेंट है. गेटिंग एवरीवन. और उनका, लेकिन उनका जो फंक्शन है यहाँ पर सबका एक ही होगा. सो द ऑर्गन have like different fundamental structure, have different fundamental structure, but they have, और साथ ही साथ में इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है, और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी डिफरेंट है. एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, it is embryonic origin. सो ये क्या डिफरेंट है, लेकिन वो परफॉर्म करते हैं एक ही फंक्शन, बट परफॉर्म सेम फंक्शन. सो पर्टिकुलर हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि इनका जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन नहीं है,
लेकिन इसी वजह से उनके जो ऑर्गन्स है वो उनमें डिसिमिलैरिटीज है, ठीक है, स्ट्रक्चर में डिसिमिलैरिटीज। लेकिन क्योंकि वो एक ही जगह पे रहने से, एक ही हैबिटेट में रहने से उनका जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, सिमिलर हो गया। सो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और जो विंग्स ऑफ बर्ड्स हो गए, wings of insects and wings of birds, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, दोनों के हम जानते हैं स्ट्रक्चर, जो दोनों के ही जो विंग्स हैं उनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो इनमें हम बात कर रहे हैं कि विंग्स की। सो दोनों में ही हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, विंग्स दोनों के स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं लेकिन एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें और बात करें विंग्स ऑफ बैट की, सो विंग्स ऑफ बैट कैसा होता है, दे हैव elongated fingers with like skin poles। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनका जो स्ट्रक्चर्स है वो भी डिफरेंट है, बट ऑल दीज थ्री, ओके, दिस इंसेक्ट, दिस बर्ड एंड द बैट, they all perform the same function. So let us see the diagram. So here you can able to see the wings of the birds. Okay, they are covered with the feathers, the wings of the bat. Okay, which are the elongated fingers with the skin folds, and finally the wings of the butterfly. So like all they have a particular different basic structure, but all they perform the same function. Same function. So that is why these are known as the analogous organs. Okay, और analogous organs से हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जो organs है, ये कॉमन एंसेस्टर्स नहीं थे। ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स या फिर हम जो बोल रहे हैं स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स हो गए, बैट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, सो इनके जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन नहीं थे। ओके, लेकिन क्योंकि ये एक ही हैबिटेट, हैबिटेट क्या हो गया इनका, एरियल, सो वहां रहने की वजह से इन्होंने एक ही तरीके का जो फंक्शन है वो अडॉप्ट कर, दैट इज फ्लाइट। ओके, अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है morphological or anatomical evidences में, that is the vestigial organ. So let us discuss about it. So there's a third one is the vestigial organs. So अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स से उसको समझे वेस्टिजियल ऑर्गन्स को, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हम जो प्रेजेंट बॉडी डिजाइन में भी पाए जाते हैं, बट दे आर इन द लाइक मोर कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये उस फॉर्म में एंसेस्टर्स में नहीं होते, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स एंसेस्टर्स में, हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे, बट नाउ दे आर नो मोर फंक्शनल। So the vestigial organs are the organs or the tissue, okay, or even the cells in the body, like which are no more functional. So the organs or the tissue, like these are present inside the body, okay, but like they are no more functional, no more functional, the in the similar in the way that they were functional in the ancestors. So जिस तरह के फंक्शन वो एंसेस्टर्स में फंक्शन करते थे, वो पर्टिकुलर उस टाइप के फंक्शंस अभी हमारे जो प्रेजेंट बॉडी डिजाइन में नहीं करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल the way they were in their ancestral form, they were in their ancestral form. सो आप शायद अभी आपको समझने में कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन जब हम उसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ना, तब आपको बहुत ही ईजी होगी समझने में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल से द विजडम टूथ, विजडम टूथ। अभी जो विजडम टूथ है, ठीक है, ये क्या थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें ये विजडम टूथ प्रेजेंट है।
तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनमें, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, लाइक दे वर कंज्यूमिंग द, दे वर ईटिंग द रॉ फ्लैश, रॉ मीट, इसलिए ये जो विजडम टूथ है, लाइक इट हैज अ मोर एडवांटेज इन देम which helps in the proper chewing of the raw meat. Okay, but now in the modern body design, the wisdom tooth has no function. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. So ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, like this was a functional in the ancestors, but like it has no particular function in present human designs. और इसी तरह से एक और एग्जांपल है जो कि नक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. सो इसका भी हम नेक्स्ट पेज पे डायग्राम देख लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम कुछ यहाँ पे कॉमन पिक्चर्स बताया है वेस्टिजियल ऑर्गन का, द टेल बोन और द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. तो अभी जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इट इज एक्चुअली ब्लाइंड ट्यूब एट द एंड ऑफ द सीकम. ठीक है, ये जो लॉन्ग इंटेस्टाइन का जो पार्ट है सीकम, उसके नीचे यहाँ पे पाया जाता है, दैट इज द अपेंडिक्स. ओके, सो पर्टिकुलर ये मोस्ट ऑफ द मैमल्स में पाया जाता है. सो अगर हम बात करेंगे हर्बीवोर एनिमल्स, मैमल्स की, जैसे रैबिट हो गया, हॉर्स हो गया, it is a large structure and it serves for the digestion of cellulose. Okay, that's the content of the food by the bacterial action. Whereas like in human beings, the habit of taking soft and cooked food has like reduced the need of this bacterial digestion, and that is why like it is no more use of this. Okay, so like this was like very useful in the ancestors. So like these are the examples of the vestigial organ. Okay, now here the other some other examples are the tailbone. Okay, the nictitating membrane, the wisdom tooth or the third molar, the auditory ear muscle, and the excessive body hairs. These are all the other examples of the vestigial organs in human beings. So like now till now we have discussed about the morphological and anatomical evidences. Now we have come to the second, and that is the embryological evidence. Embryological evidence. So ये पर्टिकुलर जो हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन के एविडेंसेस, मैं पीछे पेज पर लेकर चलती हूँ और मैं बताऊंगी आपको कि हमने ये कहाँ पर कौन सा पार्ट हम पढ़ रहे थे. तो हम देख रहे थे कि जो एविडेंसेस है एवोल्यूशन के, सो उसमें हमने देखा था पहला क्या हम पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, जो कि हम कवर कर चुके हैं. अब दूसरा आ जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. सो वापस से हम हमारे ओरिजिनल पेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की. सो लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम बात करेंगे सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी की. सो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी, सो हम इसको बोलेंगे, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओके, ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग टू द यंग वंस. सो ये क्या होता है? पर्टिकुलर टू द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो या फिर हम कह सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो स्टडी पढ़ रहे हैं. सो द study of development of an embryo, of organism from fertilized egg. सबसे पहले क्या होता है? fertilized egg बनता है, ठीक है, when the male and female gamete fuse. So from fertilized egg, so इससे कहाँ तक कर रहे हैं? टू यंग वन, जब तक कि वो पूरी तरह से प्रॉपरली ग्रो ना हो जाए, टू यंग वन. सो अगर हम स्टडी कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी की, एंड दैट इज द स्टडी, दैट इज द एम्ब्रियोलॉजी, study of embryo, the development of the study of the development of embryo is known as the embryology. So particular जो study कर रहे हैं embryology की of different animal group, it shows like striking structural similarities between them. मतलब कि अगर हम अलग अलग organisms में जो एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे,
ठीक है। सो इससे हमें हम उनके जो बेसिक स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज है उनमें स्टडी करने में हेल्प होगी। और इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जब हम सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की एम्ब्रियो को स्टडी कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कह सकते हैं, ठीक है, उनमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं अलग अलग एम्ब्रियो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एम्ब्रियो के, वो कैसे होते हैं, वो दे रिजेंबल द शेप, सिमिलर शेप एंड साइज। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द अर्ली एम्ब्रियोज, early embryos of all the vertebrates, okay, they resemble the similar shape and structures, okay. So हम यहाँ लिखेंगे resemble in shape and structure. So उनके जो रिसेम्बलेंस पर्टिकुलर जो दिखते हैं, उसका शेप स्ट्रक्चर जो दिखता है वो कैसा दिखता है, काफी कुछ सिमिलर दिखता है. So like similarity among the early embryo shows that like all the vertebrates have evolved from a common ancestors. So हम एक काम करते हैं, पहले जा करके इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लेते हैं और फिर बाद में हम इसको और डिस्कस करेंगे. So let us move to the next page. So हम यहाँ पे देख सकते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हैं, फिश, सैलमेंडर, टर्टल, चिकन, शिप और ह्यूमन. सो जो हम सबसे पहले अर्ली एम्ब्रियो को देखेंगे, ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले कि इनमें जो अर्ली एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें सब में क्या सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर ही दिख रहा है. सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, द सिमिलैरिटीज, दिस similarity among the early embryos, among the early embryos, it shows ये शो करता है, ये बताता है कि जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं, they have evolved from a common ancestor, that all vertebrates have evolved from common ancestor, मतलब कि ये common ancestor से evolve हुए हैं. So here we will write ancestor. तो इसीलिए हम इसको किसमें पढ़ते हैं, जो कि एविडेंस है एवोल्यूशन का, उसमें हम स्टडी करते हैं. So like this particular observation, it was like done by proposed by the Ernst Haeckel. ये किन्होंने दिया था, किन्होंने बताया था, ये अर्नस्ट Haeckel ने बताया था. Okay, so he proposed a law which is like popularly known as the biogenetic law. So उन्होंने लॉ दिया बायोजेनेटिक लॉ, जिसमें उन्होंने बात करी इस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की, जेनेटिक लॉ. And this law was like briefly put into 3 words. वो क्या थे, ontogeny repeats phylogeny और ontogeny recapitulates phylogeny. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म से ये रिपीट करते हैं उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितने भी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें सिमिलैरिटीज है, सब सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है. So according to the biogenetic law, ontogeny, it is the life history of an individual animal. Okay, ये क्या होता है, पर्टिकुलर इसमें क्या बोल रहे हैं, ontogeny repeats the phylogeny, repeats the phylogeny. So अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, organisms, okay, repeats its ancestral history.
repeats its ancestral, पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में, सो वो उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को दोहराते हैं, हिस्ट्री, ओके, ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, during its embryonic development. So this was a biogenetic law which says that the animal in its individual embryonic development, okay, particularly from the egg to the adult, it repeats its like ancestral history. So this was about the embryological evidences. अब हम लास्ट आ जाते हैं, जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक है वो क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. तो थर्ड वन हम यहाँ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की. अब इस पर्टिकुलर इस टॉपिक के अंदर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम बात करने वाले हैं फॉसिल्स की, कि किस तरह से फॉसिल्स एक एविडेंस है एवोल्यूशन का. सो पर्टिकुलर जो पैलेंटोलॉजी होता है, पैलेंटोलॉजी ये क्या होता है, ओके, इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ द पास्ट. क्या है, इट इज स्टडी ऑफ past life, okay, that based on the fossils record, past life based on fossils, fossil record. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज फॉसिल्स की. सो हम जानते हैं फॉसिल्स क्या होता है. Fossils mainly they are the remains, okay, or the impressions of the dead animals and plants that are lived in the remote past. So let us write over here. Fossils are the remains, okay, और the impression, वो particular उनके remains हो सकते हैं, जैसे कि उनकी bones हो गई, या फिर उनके impression भी हो सकते हैं. ओके, इम्प्रेशंस, उनके इम्प्रेशंस हो सकते हैं सैंड पर या फिर रॉक्स पर, ओके, ऑफ द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. किनके हो सकते हैं, एनिमल्स के और प्लांट्स के, जो कि अर्थ पर रहते थे कई 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 साल पहले, दैट लिव्ड ऑन अर्थ, दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट, हम लिख सकते हैं, ओके, इन द रिमोट पास्ट, मतलब जो बहुत पहले अर्थ पे रहते थे. सो उनका जो डेड रिमेन्स है, एंड दैट इज नोन एज द फॉसिल्स. और अगर हम फॉसिल्स की स्टडी करेंगे, स्टडी करते जब हम फॉसिल्स की, उसी को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी. और हम इसमें देखने वाले हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, मतलब कि हम फॉसिल्स की स्टडी से बताएंगे जो एवोल्यूशन कैसे हुआ है. ओके, सो पर्टिकुलर हम कैसे देख सकते हैं इसमें फॉसिल्स, हम कैसे बात कर सकते हैं. एक तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि फॉसिल्स हमें क्या बोल सकते हैं, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, जैसे जैसे हम अर्थ के लेयर को डिग करेंगे, सो हमें फॉसिल्स मिलते हैं. सो एक तो सबसे बहुत ही आसान तरीका होता है, अगर हम फॉसिल्स के एज फाइंड आउट कर लें, बाय फाइंडिंग आउट द एज. सो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने पुराने और कितने नए हैं, बाय फाइंडिंग आउट द एज ऑफ फॉसिल्स. ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एज फाइंड आउट करते हैं फॉसिल्स की. सो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो फॉसिल्स है वो कितना पुराना है, या फिर वो किस एरा का है. दूसरा हम बोल सकते हैं बाय डिगिंग द अर्थ. ओके, जैसे जैसे हम जितना नीचे नीचे जाते जाते हैं, उतना ही हमको पुराने पुराने और ज्यादा ओल्ड एरा के हमें फॉसिल्स मिलते हैं. और जितने ऊपर हैं सुपरफिशियली हैं, वो अभी लेटेस्ट ही, ठीक है, कुछ डिकेड पुराने या फिर कुछ ही समय पुराने फॉसिल्स हों. सो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, एज वी डिग डीप the earth crust, the earth
क्रस्ट, जैसे जैसे हम ज़्यादा डीप डिग करते हैं अर्थ क्रस्ट में, ओके, सो हमें उतने ही पुराने फॉसिल्स मिलते हैं। सो जैसे हम बात करते हैं वन बाय वन, जो सुपरफिशियली फॉसिल्स हैं, द सुपरफिशियली फॉसिल्स हैं, वो क्या है, अभी रिसेंट है, रिसेंट के फॉसिल्स हैं। और जो जितने ज्यादा डीप हैं, ओके, द फॉसिल्स डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, वो उतने ही ज्यादा पुराने हैं, ओल्ड फॉसिल्स हैं। सो जितना ज्यादा हम डीप डिग करते जाएंगे, हमें उतने ज्यादा पुराने टाइम के फॉसिल्स मिलते जाएंगे। ओके, सो यहाँ तक अभी हमने बात कर ली है मॉर्फोलॉजिकल और जो एनाटॉमिकल एविडेंसेस की, और साथ में हमने उसके बाद में बात करी, डिस्कस किया हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को, और हमने डिस्कस किया पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को। सो ये सब किस में आते हैं, ये सब एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में आते हैं। सो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, हमने जो एविडेंसेस की बात करी एवोल्यूशन की। ओके, सो जैसे कि हम अभी लास्ट बात कर रहे हैं जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में, सो हम इसमें कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि जैसे एमनियोनाइट या फिर अमोनाइट हम बोलते हैं, अमोनाइट भी हम बोल सकते हैं। सो लेट अस राइट इट डाउन अगेन, एंड दैट इज अमोनाइट। सो ये क्या हो गया, इट इज अ फॉसिल ऑफ इनवर्टिब्रेट, फॉसिल इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, it is like trilobite, and it's a fossil, again it's a fossil of invertebrate, fossil and that is of invertebrate। ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम और बेसिकली जो ये जो अलग अलग फॉसिल्स हैं, लाइक दे आर बीन अनअर्थ फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक, ये कहाँ से हमें मिला है, सेडिमेंट्री रॉक से। ओके, एंड नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, it is the next is the Nectia, and it is actually the fossil, those are the fish। Okay, and last one is the Rajasaurus। सो हम सॉरस से थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका फॉसिल होगा, इट इज अ फॉसिल ऑफ कोर्स ऑफ द डायनासोर स्कल। ओके, सो हियर विल राइट डायनासोरस स्कल का फॉसिल है ये, डायनासोर स्कल। सो यहाँ तक आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर के आऊंगी आपके लिए, उसमें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम बात कर लेंगे हाउ डू वी नो द एज ऑफ द फॉसिल। ओके, और फिर फाइनली हम और बात कर लेंगे जो कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, और इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन को। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।